नमस्कार, मैं हूं सिद्धा, आप देख रहे हैं आइडियल एक्सप्रेस। खबरों की शुरुआत करते हैं। सरकार ने संसद में मॉनसून सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बता दें 20 जुलाई रविवार को सुबह 11 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। इस बैठक का उद्देश्य सत्र के दौरान सुचारू कामकाज सुनिश्चित करना और विपक्षी दलों से सहयोग प्राप्त करना है। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू सहित कई वरिष्ठ मंत्री शामिल होंगे। सरकार इस सत्र में 8 नए विधेयक पेश करने की योजना बना रही है, जिसमें आयकर विधेयक, 2025 राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक और राष्ट्रीय एंटी डोपिंग संशोधन विधेयक शामिल है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार 2036 के ओलंपिक की तैयारी में लगभग 3000 खिलाड़ियों को हर महीने 50,000 रुपए दे रही है। उन्होंने भारतीय पुलिस खेल नियंत्रण बोर्ड से कम 3 पदक जीतने का लक्ष्य रखने का आग्रह किया है। शाह ने कहा कि नियमित खेल अभ्यास से पुलिस बलों का तनाव कम होगा और कामकाज की गुणवत्ता में सुधार होगा। ये बात अमित शाह ने वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2025 में हिस्सा लेने वाले भारतीय दल के सम्मान समारोह में कही। उन्होंने कहा, जीत और हार जीवन का हिस्सा है, लेकिन जीत के लिए लक्ष्य तय करना और रणनीति बनाना हर किसी का स्वभाव होता है। शाह ने कहा, जो लोग जीतने की आदत डालते हैं वही असाधारण प्रदर्शन कर पाते हैं। केंद्रीय मंत्री ने अखिल भारतीय पुलिस खेल नियंत्रण बोर्ड से जुड़ी सभी इकाइयों से कम 3 पदक जीतने का लक्ष्य तय करने की अपील की है। इधर अगली खबर में बात करते हैं। आरा में जन सुराज पार्टी के कार्यक्रम के दौरान अचानक प्रशांत किशोर की तबीयत बिगड़ गई। इसके बाद उन्हें इलाज के लिए आरा सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि आरा में रोड मार्च के दौरान भीड़ में धक्का मुक्की के कारण प्रशांत किशोर के सीने में गंभीर चोट लगी थी, जिसके बाद उन्हें आरा सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनकी हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। साथ हमारे एडिटर इन चीफ राकेश कुमार जुड़ चुके हैं, हम उनसे बात करेंगे। ये बताइए राकेश, की जन सुराज पार्टी के कार्यक्रम के दौरान अचानक प्रशांत किशोर की तबीयत बिगड़ गई, फिलहाल क्या कुछ खबर है, इस पर क्या स्थिति है? देखिए, कल देर शाम की बात है और निश्चित तौर पे भीड़ भाड़ में इलाके में सभा को संबोधित कर रहे थे, उसमें थोड़ी भगदड़ मची और उसके बाद से प्रशांत किशोर को थोड़ी चोट आने की बात आई और उनके सीने में दर्द की शिकायत दर्ज कराई गई और इसके बाद से उन्हें स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां के बाद से उनको आरा में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। फिलहाल की बातचीत की जाए तो चिकित्सकों ने कहा है कि उनकी स्थिति बेहतर है और अब वो हो सकता है कि आने वाले समय में चुनावी प्रचार में जरूर जा पाएंगे। लेकिन कल की जो घटना है उसके बाद से थोड़ी चिंता बढ़ गई कि बिहार के चुनाव है, बिहार विधानसभा में जैसे ही चुनाव की गुहार है, ऐसे में प्रशांत किशोर गांव लोगों तक जाकर मिल रहे हैं और साफ तौर पर उनकी मंशा है कि राज्य में एक बार नई सरकार देने की दिशा में कदम बढ़ाई जाए और जनहित की जो बातें हैं उनको लेकर लगातार आवाज उठाते रहे हैं। तो ऐसे में प्रशांत किशोर की तबीयत बिगड़ने से उनके जो समर्थक हैं, उनके जो चाहते हैं, थोड़े निराश नजर आ रहे थे कि आखिर प्रशांत किशोर को हुआ क्या है। लेकिन फिलहाल उनकी चिकित्सकों ने कहा है कि उनकी स्थिति स्थिर बनी हुई है और जल्द ही इलाज। बिल्कुल, देखिए क्योंकि चुनाव का वक्त है और ऐसे में वहां पर हर पार्टी काफी एक्टिव नजर आ रही है, रणनीति तय कर रही है और ऐसे में प्रशांत किशोर जो है एक बड़ा नाम है बिहार की राजनीति में और इस वक्त चुनाव का जब दौर चल रहा है, कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, उस वक्त तबीयत बिगड़ना, क्या कहेंगे? देखिए, निश्चित तौर पर स्निग्धा, हम जैसे ही बातचीत कर रहे हैं कि प्रशांत किशोर एक ऐसे नेता हैं जो लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं और जो भरोसा जता रहे हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं वहां के वोटर जरूर प्रभावित होते नजर आ रहे हैं। और ऐसे मौके पे जब बिहार जैसे राज्य में जब चुनाव की शुरुआत होती है तो तमाम ताकतें लगाई जाती हैं बड़ी पार्टियों की तरफ से और वैसे में प्रशांत किशोर अपनी पूरी ताकत लेकर आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जब उनकी तबीयत बिगड़ी है उसके बाद से थोड़ा चिंता जरूर दिखाई पड़ रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि उनकी तबीयत जैसे ही सुधरेगी वैसे ही वे जनता के बीच जरूर पहुंचेंगे और चुनाव में जिस तरीके के माहौल की बातचीत की जाए तो एक बड़ा फैक्टर बन सकते हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से प्रशांत किशोर एक बड़ा नाम है और ये बताया जा रहा है कि उनके कार्यक्रम के दौरान धक्का मुक्की हुई जिसमें उनको चोट आई और फिर उनकी तबीयत खराब हुई, तो कहीं ना कहीं इसे हम सुरक्षा के व्यवस्था की बात भी अगर करें, इस पर भी अगर सवाल खड़े करें तो गलत नहीं होगा कि इस तरीके के कार्यक्रम में सुरक्षा व्यवस्था थोड़ी सख्त होनी चाहिए और ऐसे में अगर इस तरीके का माहौल बनता है तो आने वाले समय में और भी कई कार्यक्रम होने वाले हैं। क्या लगता है सुरक्षा व्यवस्था पर क्या
चूक हुई थी? देखिए, भीड़ वाला इलाका था खास करके, और जिस तरीके से बताया जो जा रहा है, अब तक जो जानकारियां मिल पाई हैं कि उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनके समर्थक उनसे मिलने की ओर कोशिश कर रहे थे, और साफ तौर पर भीड़ काफी ज्यादा हो गई थी। इसके बाद से धक्का मुक्की शुरू हो गई, और तब जाकर प्रशांत किशोर को थोड़ी चोट आई है, और तब जाकर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेकिन निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जब इस तरह के जन सरोकार के नेता होते हैं, जनता के बीच जाकर बातचीत करते हैं, तो थोड़ी सुरक्षा की जरूरत महसूस की जानी चाहिए। और मुझे लगता है कि इस घटना के बाद से प्रशासन भी इस बार अलर्ट रहेगा कि चुनाव के दौरान अगर कोई बड़ा नेता या जनता के बीच जाकर बातचीत करता है, तो कहीं न कहीं उनकी सुरक्षा मुहैया कराई जाए। और अभी की बातचीत की जाए तो अब प्रशांत किशोर जिस तरीके से जनता के बीच जा रहे हैं, लोगों के बीच सीधे पहुंचते हैं, तो कहीं न कहीं उनको भी थोड़ा प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो आपको बता दें, आरा में जनसुराज के कार्यक्रम के दौरान अचानक प्रशांत किशोर की तबीयत बिगड़ गई। इसके बाद उन्हें इलाज के लिए आरा सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि आरा में रोड मार्च के दौरान भीड़ में धक्का मुक्की के कारण प्रशांत किशोर को सीने में गंभीर चोट लगी थी, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए आरा सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनकी हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। झारखंड में नगर निकाय चुनाव काफी लंबी समय से लंबित है, जिसको लेकर पूर्व पार्षद रोशनी खलको के नेतृत्व में पार्षदों के द्वारा हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की गई। याचिका में कहा गया है कि 4 जनवरी 2024 को हाईकोर्ट ने 3 सप्ताह में निकाय चुनाव कराने का आदेश दिया था, लेकिन सरकार ट्रिपल टेस्ट का बहाना बनाकर चुनाव टाल रही है। इस मामले पर कल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार पर कड़ी नाराजगी जाहिर की है और मुख्य सचिव को अगली सुनवाई में हाईकोर्ट आने का सख्त निर्देश दिया गया है, जिसमें चार्ज फ्रेम किया जाएगा। जी, आज हाईकोर्ट में नगर निकाय चुनाव को लेकर सुनवाई पूरी की गई। हाईकोर्ट के द्वारा कहा गया है कि सरकार हाईकोर्ट के आदेश का सम्मान करे एवं आने वाले शुक्रवार को मुख्य सचिव को भी आदेश दिया गया है सशरीर उपस्थित होने के लिए हाईकोर्ट में। देखिए, जिस पार्टी के लोग हमेशा 24 घंटे संविधान का रट लगाते हैं, यह साबित हो गया कि ये लोग सिर्फ संविधान की दुहाई देते हैं, पर असल में संविधान का पालन ये कभी नहीं करते हैं। संविधान के 74th अमेंडमेंट के तहत जितने भी नगर निकाय हैं, चाहे नगर परिषद की बात करें या फिर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की बात करें, नगर पंचायत की बात करें, हर जगह 5 साल के अंदर चुनाव आपको कराना है, ये कॉन्स्टिट्यूशन ने कह दिया। लेकिन इसके बावजूद झारखंड सरकार ने तरह तरह के बहाने बना करके हमेशा नगर निकाय के चुनाव को रोका। पहले तो इन्होंने कोविड का बहाना बनाया, उसके बाद इन्होंने बहाना बनाया कि रघुवर दास जी ने बिल पास किया था उसमें अमेंडमेंट करेंगे। उसके बाद इन्होंने बहाना बनाया ट्रिपल टेस्ट का। पूरे के पूरे देश में हर जगह ट्रिपल टेस्ट हुए, ट्रिपल टेस्ट के अंदर चुनाव भी हुए, महाराष्ट्र में भी चुनाव होने वाले हैं, लेकिन झारखंड में हमेशा इन्होंने ट्रिपल टेस्ट के नाम पर कोई ना कोई बहानेबाजी की। कभी कहा कि ट्रिपल टेस्ट का सर्वे हम मध्य प्रदेश से सीख करके आएंगे, कभी कहा कि ओबीसी आयोग का चेयरमैन नहीं है, कुछ ना कुछ बहाने लगाकर हमेशा इन्होंने उसको रोका है। इस बहानेबाजी के पीछे 2 मुख्य रूप से कारण है। सबसे पहला तो हेमंत सोरेन सरकार हमेशा कंफर्टेबल होती है अधिकारियों के तहत शासन चलाने में, क्योंकि अधिकारियों के तहत शासन चलाने में जो करप्शन का इनका गेम है, ये पूरी तरह से फुलफिल होता है। दूसरा, कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन सरकार को इस बात का खौफ है, डर है कि झारखंड में नगर निकाय जितने हैं वहाँ पर पूर्ण रूप से भाजपा का दबदबा है। इन्हें इस बात का डर सता रहा है कि कोई ना कोई अगर निकाय चुनाव होंगे तो हर जगह भाजपा वापस से आएगी, भाजपा के चेयरमैन बनेंगे, मेयर बनेंगे, और इसी वजह से कुछ ना कुछ बहाना लगा करके ये इसको रोक रहे हैं। और अब तो हाईकोर्ट ने भी कह दिया है, तो हम सरकार से अपील करते हैं कि जल्द से जल्द जो है नगर निकाय चुनाव कराएं और इस बात का फैसला कर दे कि जो नगर के लोग हैं इस सरकार से कितने खुश हैं। उन्हें सजा के लिए कहा गया है, क्योंकि वो अपनी बातों से मुकर रहे हैं। आज से 4 महीना पहले उन्होंने एक एफिडेविट दिया कि मैं चुनाव कराऊंगी या हम लोग चुनाव कराना चाहते हैं, तो चुनाव की एक भी प्रक्रिया इन्होंने क्या पालन किया आज तक? कितनी जो 4 महीने का वक्त था, 4 महीने में इनको चुनाव करा करके माननीय उच्च न्यायालय के सामने खड़ा हो जाना चाहिए था कि हाँ हम लोगों ने चुनाव करा लिया, लेकिन इनकी मंशा ही नहीं है चुनाव कराने की। ये नगर निकाय के क्षेत्र में जो भी लोग रहते हैं, नागरिकगण रहते हैं, उनकी उपेक्षा कर रहे हैं, क्योंकि उनके सुख सुविधा से, उनके मूलभूत सुविधाओं से आज की सरकार का कोई सरोकार नहीं, कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ लोगों को ठग रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं कि हम नगर निकाय चुनाव कराएंगे। हमेशा ऐसा क्यों होता है?
कि जब जब माननीय उच्च न्यायालय का तिथि मतलब सुनवाई की तिथि आती है तब चुनाव के बारे में छोटी छोटी घोषणाएं होने लग जाती है कि हाँ हमने ट्रिपल टेस्ट कर लिया है, हाँ हमने सर्वे कर लिया है, या हमने अध्यक्ष की घोषणा कर ली है। और जब चुनाव मतलब सुनवाई की डेट नहीं आती तब तो ये सरकार सोई हुई रहती है। तो केवल माननीय उच्च न्यायालय को वो गुमराह करना चाहते हैं या फिर लोगों को ठगने का प्रयास कर रहे हैं, सिर्फ उसके लिए हमेशा प्रयास कर रहे हैं। अरे भाई, अब नगर निकाय क्षेत्र में जो लोग रहते हैं उनके मूलभूत सुविधाओं के बारे में आप सोचिए कि कैसे आज गर्मी के मौसम में लोग एक एक बूंद पानी के लिए तरस गए। अभी बरसात का मौसम है, बरसात के मौसम में रांची के साथ जमशेदपुर और उसके साथ पूरा झारखंड में निकाय क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति और निकाय क्षेत्र में रहने निवास करने वाले लोग जलमग्न हो गए, डूब रहे थे और नगर निकाय सिर्फ बैठ करके देख रहा था। ठंडा के मौसम में कितने ही लोगों को जो लौ की सुविधा होती है आग तापने के लिए या फिर उन लोगों के लिए रैन बसेरा अलग से बनाया जाता था, वो सारी व्यवस्था कहाँ चली गई। तो पूरी तरह से नगर निकाय क्षेत्र में रहने वालों की उपेक्षा हो रही है, उनके मूलभूत सुविधाओं से उनको वंचित रखा जा रहा है, क्योंकि आज की जो सरकार है वो नहीं चाहती है कि निकाय क्षेत्र में रहने वाले लोग सुख सुविधाओं का मतलब उन्हें सुख सुविधाएं मिले। उनकी मंशा तो तभी साफ हो गई थी सरकार की कि जब कार्यकाल खत्म हो रहा था, निकाय क्षेत्र का चुनाव की अवधि खत्म हो रही थी, तो तभी कुछ जनप्रतिनिधि गए थे माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने। माननीय मुख्यमंत्री जी मिलने से मना कर दिए, उस समय मुलाकात नहीं किए। अगर उस वक्त बात सुने रहते तो आज इतना दिन नहीं आता। मजबूरन जनप्रतिनिधियों को न्यायालय के शरण में जाना पड़ा। अब न्यायालय के शरण में जब हम लोग गए, न्यायालय ने उचित निर्णय दिया कि निकाय चुनाव कराइए आप, तो उन्होंने सरकार ये बात को मानने के लिए तैयार नहीं और डबल बेंच एलपीए में चली गई। फिर एलपीए में जब इनका आवेदन जब खारिज हो गया तो फिर कंटेम्प्ट में आए। कंटेम्प्ट में भाई आप ही लोगों ने एफिडेविट दिया कि हम 4 महीना में चुनाव करा रहे हैं। तो इस तरह से जनता को कितनी बार आप दिग्भ्रमित कीजिएगा, कितना झूठ बोलिएगा। अब तो अपनी बात पर आइए और चुनाव कराइए, लेकिन आपकी मंशा इसी में क्लियर हो जाती है कि जनता को कभी ओबीसी आरक्षण के नाम पे आप ठग रहे हैं, कभी हम चुनाव करा रहे हैं के नाम पे ठग रहे हैं, तो कभी नई नई चीज़ें बोल करके आप लगातार जनता को ठगने का प्रयास कर रहे हैं। तो जनता ठगाने वाली नहीं है, जनता आप सब कुछ समझ रही है। और माननीय उच्च न्यायालय ने बहुत कड़ा रुख अपनाते हुए बहुत अच्छा डिसीजन दिया है कि भाई आप चुनाव कराए नहीं तो अब आपको तो इसकी सजा मिलनी ही चाहिए, किसी को भी। यहाँ संविधान पे चलता है पूरा देश और उस संविधान। सर, नगर निकाय चुनाव को लेकर आज सुनवाई भी हुई हाईकोर्ट में, क्या कुछ सामने निकल कर आया? क्योंकि जैसी सूचनाएं मिल रही है कि आने वाले शुक्रवार को मुख्य सचिव को भी आने का निर्देश दिया गया है कोर्ट के द्वारा। देखिए, 4 जनवरी 2024 को माननीय उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया था राज्य चुनाव आयोग को और राज्य सरकार को कि 3 महीने में नगर निकाय चुनाव संपन्न कराया जाए। उस आदेश का अवमानना के संबंधित आज मामले की सुनवाई थी। आपको पहले पता होना चाहिए कि इस मामले को लेकर के राज्य सरकार एलपीए डिवीज़न बेंच में अपील किया था, लेकिन अपील उनका डिसमिस हो गया। मतलब कि रीट कोर्ट का जो ऑर्डर था 4/1/24 का, वो एज इट इज़ रह गया। तो 3 महीने में चुनाव करवाने का निर्देश था। ये देखते हुए कि 27 अप्रैल 2023 से पूरे झारखंड में किसी भी नगर निकाय में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नहीं है और 12 नगर निकायों में जून 2020 से कोई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नहीं था। मतलब कि जो स्थानीय स्तर का जो शहरी निकाय है उसमें किसी भी स्तर पर निर्वाचित प्रतिनिधि नहीं, यानी जो ग्रास रूट लेवल का 3 टियर डेमोक्रेसी सेटअप है वो कहीं नहीं था। अब इसमें बार बार कभी ये समय लिया गया कि अभी जो है सो कभी चुनाव आयुक्त नहीं है राज्य चुनाव आयुक्त, फिर कहा गया कि लोकसभा का चुनाव है, फिर राज्य विधानसभा का चुनाव है, तो फिर कभी कहा गया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अप टू डेट वोटर लिस्ट नहीं किया गया। अब फिर एक नया बहाना था कि फिर 25 मार्च 2025 से फिर से राज्य निर्वाचन आयुक्त का पद रिक्त है, तो कभी ट्रिपल टेस्ट का बहाना लेकर के।
तो अल्टीमेटली किसी को कोई बेनिफिट तो तब मिलता किसी कम्युनिटी को जब राज्य में चुनाव होते। जब चुनाव ही नहीं तो ऐसा बेनिफिट, ऐसा रिजर्वेशन का क्या मतलब। एटलीस्ट कम से कम कुछ भी किसी भी वर्ग के जनप्रतिनिधि हैं तो वो फंक्शनल तो होना चाहिए था नगर निकाय में, वो नहीं था। तो इन सभी बातों करके चूँकि 16 जनवरी 2025 को राज्य की मुख्य सचिव उपस्थित हुई थी, उस समय भी सशरीर उपस्थित होने का आदेश दिया गया था और उस समय राज्य के मुख्य सचिव ने यह अंडरटेकिंग दिया था माननीय न्यायालय में कि हम विदिन 4 मंथ का मतलब कि 4 महीने के अंदर में हम राज्य का चुनाव करवा लेंगे शहरी निकायों का। लेकिन वो 4 महीना कब का पूरा हो गया और उसके बाद में 3 महीना से चुनाव आयुक्त ही नहीं है। तो दी स्टेट मिशनरी, स्टेट अथॉरिटी, दे हैव टेकन दी ग्रांटेड दी ऑनरेबल हाई कोर्ट की हाई कोर्ट विल डू नथिंग। So that's why the High Court has taken the serious note and the Chief Secretary has again been directed to appear in person on the coming Friday, and on that day court has written in the order that she will appear for framing the charges and charges for contempt of court will be framed against her. नगर निकाय चुनाव को लेकर आज सुनवाई हुई हाईकोर्ट में। वहीं बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस सरकार बात करती है कॉन्स्टिट्यूशन की, संविधान की, लेकिन संविधान में जो कहा गया है नगर निकाय चुनाव कराने को नगर निगम का, उसका दुरुपयोग कर रही है नगर निकाय चुनाव अब तक नहीं हो पाई। इस राज्य में पिछड़ों का हक मारने का सबसे पहला काम भारतीय जनता पार्टी ने ही किया था। उनके आरक्षण की सीमा को 27% से घटाकर 14% कर दिया और वो नहीं चाहते थे कि नगर निकायों का चुनाव जो झारखंड में हो वो ओबीसी आरक्षण के साथ हो। और ये नगर निकाय चुनाव में देरी होने का सबसे बड़ा कारण है, एक तो चंद्र प्रकाश चौधरी जी चले गए हाई कोर्ट में, वहां उन्होंने चुनाव रुकवाया, ये उनके घटक दल के नेता थे, उनसे सवाल पूछना चाहिए। और उसके बाद जब ट्रिपल टेस्ट की बारी आई, हम जब ट्रिपल टेस्ट के लिए सर्वे कराने लगे और जब ट्रिपल टेस्ट का सर्वे हो गया और आज चुनाव के मुहाने पर राज्य खड़ा है तो ये आरोप लगाते हैं। सबसे बड़ी बात कि ये नहीं चाहते हैं कि नगर निकाय का चुनाव अब ओबीसी को आरक्षित करते हुए उनके सीटों को रिजर्व करके उनके हक और अधिकार को देते हुए कराया जाए। ये चाहते हैं कि पहले जैसे इनकी व्यवस्था थी उसी व्यवस्था के तहत चुनाव कराया जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। हालांकि हाई कोर्ट ने निर्देश दिया था, हाई कोर्ट का निर्देश मानने को हम बाध्य भी हैं, हाई कोर्ट जो भी आदेश देगा वो मानेंगे। लेकिन हाई कोर्ट में समय समय पर सरकार ने हलफनामा देकर, एफिडेविट देकर वस्तु स्थिति से अवगत कराया है। आगे आने वाले समय में तुरंत जल्द ही जो आरक्षण की प्रक्रिया है और जो ओबीसी को आरक्षण देने की बात है वो प्रक्रिया पूरी करके, चूंकि ट्रिपल टेस्ट हो गया है, सारा परिणाम आ गया है, सारे जगहों का जो जितने भी हमें डाटा चाहिए थे वो आ गया है और वो प्रक्रिया चालू है। निकट भविष्य में जल्द से जल्द हमें लगता है सरकार चुनाव की ओर कदम बढ़ाने वाली है और भाजपा को इसके लिए चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। वो हमेशा से सबका हक मारना चाहती है और महागठबंधन की सरकार एक तय संवैधानिक दायरे में काम करती है, संविधान के दायरे से हटकर कोई काम करना नहीं चाहती। ये भाजपा भी अच्छी तरह से जानती है और निकाय चुनाव जल्द ही इस राज्य में होगा, लोगों को उनका हक और अधिकार मिलेगा। इधर पारस अस्पताल में चंदन मिश्रा की हत्या के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पटना पुलिस और एसटीएफ की टीम ने पश्चिम बंगाल में छापेमारी कर कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारियां शेरू सिंह गिरोह से जुड़े शूटर्स की हुई है। चंदन मिश्रा की हत्या गुरुवार को पटना के पारस अस्पताल में हुई थी। हत्यारों ने अस्पताल में घुसकर चंदन मिश्रा पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। इसे लेकर पुलिस इस मामले पर जांच कर रही थी और अब कुछ संदिग्धों की गिरफ्तारी की गई है। हालांकि पुलिस ने अभी तक इस बात की आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की है, लेकिन जानकारी के अनुसार गिरफ्तार किए गए लोग शेरू सिंह गिरोह के सदस्य बताए जा रहे हैं। पुलिस को इनकी तलाश चंदन मिश्रा की हत्या के मामले में थी। तो इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता कुंदन जुड़ चुके हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। कुंदन, बड़ी खबर है, पारस अस्पताल में चंदन मिश्रा की हत्या मामले पर पुलिस को सफलता मिली है। कुछ लोगों की गिरफ्तारी की बात सामने आ रही है पश्चिम बंगाल से। निश्चित तौर पर सिद्धा, ये जो गैंग है ये बहुत बड़ा गैंग था और इस गैंग को पुलिस लगातार खंगाल रही है। पश्चिम बंगाल में 5 लोग की गिरफ्तारी हुई है। वैसे अगर हम बात करें तो पटना पुलिस इसकी पुष्टि नहीं कर रही है। पुलिस के जो अधिकारी हैं इसकी पुष्टि साफ नहीं कर रही है। वो चाहते हैं कि ये खबर जो है मीडिया में नहीं आए, सीधा सीधी पुष्टि नहीं हो रही है, लेकिन
जिस तरह से चंदन मिश्रा की हत्या हुई, अब उसकी तार अगर हम कहें तो बहुत लंबा चौड़ा जुट रहा है, यानी हो किसी ऐसी भी राजनीतिक आदमी से उसके तार हो जो कि जिनसे उनका सीधा अगर हम कहें तो दुश्मनी हो। तो इस तरह की बातें सामने आ रही है। फिलहाल पुलिस कुछ कह नहीं रही, लेकिन 5 लोगों की गिरफ्तारी पश्चिम बंगाल से हुई है और पटना के कई जगहों में भी लगातार छापेमारी जारी है। कुछ लोगों से, संदिग्धों से पूछताछ भी की जा रही है, कुछ लोगों से पूछताछ भी की गई और उन्हें छोड़ा भी गया है। तो आखिर क्यों पुलिस इस पर कुछ बोलने से बचती नजर आ रही है? क्यों पुलिस का जो रोल है इस पर, वो भी एक सवाल के घेरे में आ रहा है? देखिए, मामला है कि जो चंदन के साथ शेरू काम करता था, तो शेरू अभी जो है पश्चिम बंगाल की जेल में बंद है, पुरुलिया के जेल में बंद है वो। और ये माना जा रहा है कि शेरू और चंदन की दुश्मनी हुई थी और गैंगवार में इसकी हत्या की गई है। तो निश्चित तौर पर पश्चिम बंगाल से लोग इसीलिए गिरफ्तार किए गए हैं क्योंकि पश्चिम बंगाल में भी जेल में रहकर भी शेरू ने एक गैंग बना लिया था और निश्चित तौर पर उसके द्वारा ही जगह जगह वो क्राइम करवाता था। तो शेरू गैंग के ही लोग पश्चिम बंगाल में पकड़ाए हैं और पुलिस इसीलिए इसका खुलासा नहीं करना चाहती है क्योंकि जो सुपारी दी गई थी 10 लाख रुपए इसके चंदन मिश्रा की हत्या करने के लिए, तो वो रुपये कहीं ना कहीं कोई बड़े आदमी के द्वारा उसको मिला था, ये बात सामने आ रही है। तो निश्चित तौर पर जब तक पूरा प्रूफ पुलिस को नहीं मिल जाएगा तब तक पुलिस इसका खुलासा नहीं करना चाह रही है। पुलिस चाह रही है कि पूरे मामले की खुलासा करे और सबसे बड़ी बात है कि पटना पुलिस को सबसे ज्यादा नाकामी उस बात की है कि जो 5 लोग थे, 1 लोग नीचे भी थे, 6 लोग जो थे, 6 लोग में से किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, खास करके जो शूटर थे। और शूटर की गिरफ्तारी जब तक नहीं होती है तब तक पुलिस खुलासा नहीं करेगी। वैसे खबर ये भी आ रही है कि पटना पुलिस सीधी शूट आउट करने का प्लान बना रही है। वो कह रही है कि किसी न किसी तरह वो 6 लोगों में से किसी एक को भी अगर पुलिस पकड़ पाती है तो उसके बाद ही पूरा खुलासा हो पाएगा श्रृंखला। इसलिए पटना पुलिस अभी जानकारी नहीं दे रही है, सारी जानकारी को छिपा कर रखा जा रहा है। लेकिन पुलिस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, अस्पताल के अंदर घुसकर हत्या हुई है, एक बड़ा चैलेंज मानकर पुलिस काम कर रही है। एसटीएफ के कई टीम बनाए गए हैं, जगह जगह छापेमारी हो रही है, मोबाइल लोकेशन के आधार पर लोगों को गिरफ्तार भी किया जा रहा है, लेकिन अभी तक किसी भी बात का खुलासा जो प्रशासन के अधिकारी जो है वो नहीं कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव का समय है और जिस तरीके से बिहार में अपराध का ग्राफ जो है वो बढ़ता जा रहा है और ऐसे में चुनाव से पहले इस तरीके का जो मामला है वो सामने आया, इस तरीके की घटना जो है वो सामने आई है, पुलिस के लिए एक बड़ा चैलेंज है। इसके साथ ही राजनीति भी हो रही है क्योंकि अपराध का ग्राफ जो है बिहार में वो काफी बढ़ता जा रहा है। पुलिस इस पर क्या कुछ एक्शन लेने के लिए सोच रही है? देखिए, यहाँ पर जो एडीजी हैं कुंदन कृष्णन, उन्होंने कल भी बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि देखिए हम लोग एक इस तरह का पुलिस का यहाँ पर टीम बना रहे हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ अपराध और अपराधियों पर नजर रखेगी और उसको लेकर राजधानी पटना में कई जगह चेक पोस्ट पर चेकिंग भी शुरू कर दिया। पुलिस दिन रात गश्ती की भी जो है बात की गई थी, तो वो भी शुरू कर दिया गया। तो राजधानी पटना में चाक चौबंद व्यवस्था किया जा रहा है और खास करके राजधानी को ही अपराधियों ने टारगेट किया है। कल भी पटना के महेंद्रू में 3 अपराधी को पुलिस ने पकड़ा है जो कि बैंक लूटने के प्रयास कर रहे थे। निश्चित तौर पर वैसे अपराधियों को पहचान कर रही है पुलिस और पुलिस तो दावा कर रही है कि निश्चित तौर पर अब हम लोग इस तरह की घटना को नहीं होने देंगे। अब आगे क्या होगा वो नहीं कहा जा सकता, लेकिन प्रशासन के लोगों पर भी अब जो है सरकार का दबाव ज्यादा बढ़ गया है क्योंकि सत्ता पक्ष के लोग भी, चिराग पासवान ने कल एक बयान दिया और चिराग पासवान ने आरोप तक लगा दिया कि पुलिस के बड़े अधिकारी भी घूस ले रहे हैं। तो इस तरह का दबाव अब पुलिस पर, प्रशासन पर पड़ रहा है और निश्चित तौर पर इस दबाव का असर भी हमको लगता है कि होगा। और विधानसभा चुनाव से पहले ही जिस तरह की घटनाएं राजधानी में हो रही है, पूरे बिहार में हो रही है, उसकी तादाद निश्चित तौर पर कम होगी। इसने कहा। जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया कुंदन तमाम जानकारियों के लिए। तो आपको बता दें, पटना के पारस अस्पताल में चंदन मिश्रा की हत्या के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पटना पुलिस और एसटीएफ की टीम ने पश्चिम बंगाल में छापेमारी कर कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारियां शेरू सिंह गिरोह के जुड़ा हुआ से बताया जा रहा है। चंदन मिश्रा की हत्या गुरुवार को पटना के पारस अस्पताल में हुई थी। हत्यारों ने अस्पताल में घुसकर चंदन मिश्रा पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। इसे लेकर पुलिस इस मामले की जांच कर रही थी और अब इस मामले पर कुछ संदिग्धों की गिरफ्तारी भी हुई है। हालांकि पुलिस ने अभी तक इस बात की आधिकारिक तौर पर कोई पुष्टि नहीं की है, लेकिन जानकारी के अनुसार गिरफ्तार किए गए लोग शेरू सिंह गिरोह के सदस्य बताए जा रहे हैं। पुलिस को इनकी तलाश चंदन मिश्रा की हत्या के मामले में थी।
और इस बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों का सिलसिला आईटेल एक्सप्रेस पर जारी रहेगा। दीजिए इजाजत।